नमस्कार। हम्म। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब के कुछ विचारों पर बात करने वाले हैं। हाँ, कौन सी? ऑस्टिन क्लियोन की स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। इसके जो अंश हैं वो हाँ। आज के रचनाकारों के लिए मतलब डिजिटल युग के एक तरह से गाइड जैसे लगते हैं। अच्छा, हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। काफी चर्चा में रही है। हाँ बिल्कुल। और हमारे स्रोत बताते हैं हम्म। कि ये किताब उस सोच को आप जानते हैं चैलेंज करती है कि रचनात्मकता के लिए कोई दिव्य प्रेरणा का इंतजार करना पड़ता है, हम्म। बल्कि ये कहती है कि दूसरों के काम से सीखो, उससे पोषण लो, हम्म। लेकिन सिर्फ नकल करने के लिए नहीं, अच्छा, तो फिर किस लिए? उसे पूरी तरह बदलकर कुछ नया बनाने के लिए। मतलब एक तरह से रचनात्मकता को देखने का एक नया नजरिया देती है ये किताब। दिलचस्प है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दूसरों से ली गई प्रेरणा है, ये कैसे हमारी अपनी सोच, हम्म। हमारे नजरिए से मिलकर कुछ अनोखा बन सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये पहली और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात जो इसमें है वो मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी के कॉन्सेप्ट पर ही सवाल उठाती है। ओ, कैसे? हम अक्सर सोचते हैं ना कि कोई बढ़िया आइडिया या कोई कलाकृति एकदम नहीं होती है, शून्य से पैदा हुई। हाँ, ये तो आम धारणा है, जीनियस वाली बात। हाँ वही, लेकिन क्लियान का तर्क इस अकेले जीनियस वाले मिथक को तोड़ता है। क्या वाकई ऐसा है कि हर महान विचार बस यूं ही टपक पड़ता है? ये वाकई एक अहम नुक्ता है। यहाँ दिलचस्प बात ये है कि स्रोत के मुताबिक कला या रचनात्मकता किसी एक इंसान की निजी जागीर नहीं है, बल्कि ये एक साझा विरासत है, शेयर्ड इनहेरिटेंस जिसे कहते हैं। साझा विरासत मतलब ये कि आज जो भी बन रहा है वो जाने अनजाने पहले से मौजूद विचारों, तकनीकों, शैलियों पर ही खड़ा है। अच्छा। हाँ, तो ये नजरिया रचनाकारों पर से वो भारी बोझ हटा देता है कि उन्हें कुछ ऐसा बनाना है जो दुनिया में पहले कभी था ही नहीं। हाँ ये बात तो है, ये एकदम नया वाला प्रेशर बहुत होता है। बिल्कुल, ये उन्हें याद दिलाता है कि वो एक लंबी, समृद्ध परंपरा का हिस्सा है, अकेले नहीं है वो। हाँ, ये साझा विरासत वाली बात, ये वाकई सोचने का नजरिया बदल देती है ना। बिल्कुल। ये उस दबाव को कम करती है कि अरे मुझे कुछ एकदम ओरिजिनल करना है। ये एहसास दिलाती है कि हम सब एक दूसरे के काम से ही सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन फिर सवाल उठता है किताब के नाम पर, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। ये चुराना शब्द थोड़ा अजीब लगता है, खटकता है। हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। क्या इसका मतलब साहित्यिक चोरी, मतलब प्लेजरिज्म से जुड़ा है? नहीं नहीं, ये एक बहुत वाजिब सवाल है और किताब इसी कंफ्यूजन को साफ करती है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ चुराने का मतलब नकल या चोरी बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक तरह का उकसाने वाला शब्द है, शायद ध्यान खींचने के लिए। इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है, ज्यादा रचनात्मक है। अच्छा, तो ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए है, फिर इसका असली मतलब क्या हुआ? यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। हाँ, मतलब ये है कि लगता है चुराने से क्लियोन का मतलब है अच्छी चीजों को पहचानना सीखो, दूसरों के काम में जो तुम्हें प्रेरित करे, जो तुम्हें लगे कि हाँ ये कमाल का है। चाहे वो कोई आइडिया हो, कोई स्टाइल, कोई तकनीक या उनके काम का कोई छोटा सा हिस्सा भी, फ्रेगमेंट जिसे कहते हैं, उसे सम्मान के साथ देखो, समझो, अपनाओ। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया, लेकिन आगे? हाँ, असली जादू इसके बाद है। उन चुने हुए टुकड़ों को लेना है और उन्हें अपनी समझ, अपने अनुभव, अपनी भावनाओं की उपजाऊ जमीन में एक बीज की तरह बोना है। बीज की तरह, अच्छा। हाँ, फिर उसे अपने नजरिए का पानी और खाद देना है ताकि वो एक नए पौधे के रूप में पनपे, जिसकी शक्ल सूरत भले ही मूल बीज जैसी थोड़ी लगे पर वो पौधा आपका अपना होगा। तो ये विचारों का काया पलट है, मेटामॉर्फोसिस? हाँ बिल्कुल, उनकी शक्ल बदलना है, न कि सिर्फ फोटोकॉपी करना। बिल्कुल सही कहा। ये प्रक्रिया बिल्कुल भी निष्क्रिय नकल नहीं है, ये तो एक सक्रिय रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है और पुनर्कल्पना, रीइमेजिनेशन है। हाँ, रीइमेजिनेशन। इसमें कई चरण हैं। पहले आप किसी चीज की तारीफ करते हैं, उसे सराहते हैं, फिर उसे गहराई से समझते हैं कि वो क्यों काम करती है, उसका सार क्या है। फिर आप उस सार को लेते हैं और अपने संदर्भ में अपनी जरूरत के हिसाब से उसे ढालते हैं और उसमें अपनी आवाज मिलाते हैं। बिल्कुल, आपकी अपनी आवाज, आपका नजरिया, आपकी शैली, सब उसमें घुल मिल जाता है। सोचिए एक शेफ है, हाँ, वो किसी दूसरे देश की डिश से प्रेरित होता है। वो सिर्फ रेसिपी कॉपी नहीं करता, नहीं करेगा। हाँ, वो उस डिश के मूल स्वाद, उसकी तकनीक को समझता है और फिर उसे यहाँ की सामग्री, अपने स्टाइल और अपने ग्राहकों की पसंद के हिसाब से बदल देता है। तो नतीजा एक नई डिश होती है। हाँ,
जो प्रेरित तो है पर मौलिक भी है, पूरी तरह उसकी अपनी। ये शेफ वाला उदाहरण बहुत अच्छा है, एकदम साफ हो गया। ये दिखाता है कि प्रेरणा लेना और उससे अपना बनाना कैसे काम करता है। हाँ, तो आप दुनिया भर से चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने व्यक्तिगत फिल्टर से गुजार रहे हैं, बिल्कुल। और जो बाहर आ रहा है वो आपका अपना है। ये इस बात पर भी जोर देता है कि सच्ची रचनात्मकता शायद ही कभी अकेले कमरे में दुनिया से कटकर पैदा होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमेशा एक संवाद का नतीजा होती है, दूसरों के काम के साथ, विचारों के साथ। हाँ, और अगर इसे हम बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो रचनात्मकता एक तरह से उधार लिए गए सुरों से बुनी गई सिम्फनी की तरह है। उधार लिए सुरों की सिम्फनी, वाह। हाँ, कोई भी महान संगीतकार शून्य से संगीत नहीं बनाता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोक संगीत से, क्लासिकल परंपराओं से, अपने साथियों से, इतिहास से धुन, लय, हार्मनी के आइडियाज लेता है। लेकिन वो उन्हें सिर्फ दोहराता नहीं, वो उन्हें तोड़ता मरोड़ता है, मिलाता है, अपनी भावनाओं और अपनी समझ से उन्हें नया रूप देता है। और नतीजा? नतीजा एक ऐसी सिम्फनी होती है जिसमें पुराने सुरों की गूंज तो होती है, पर वो संगीत पूरी तरह से नया और उस संगीतकार का अपना होता है। तो ये एक तरह का सहयोग है, कोलैबोरेशन। हाँ, अतीत और वर्तमान के बीच, अलग-अलग विचारों और रचनाकारों के बीच। ये पुनराविष्कार माने रीइन्वेंशन की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उधार लिए सुरों की सिम्फनी, ये कल्पना ही कितनी खूबसूरत है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक बड़ी रचनात्मक बातचीत का हिस्सा हैं, अकेले नहीं रच रहे। अच्छा, अब हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि किताब में 10 सिद्धांत दिए गए, 10 टेनेट्स। हालांकि स्रोत इन 10 का पूरा ब्यौरा नहीं देते, पर उनके मकसद के बारे में जरूर बताते हैं। अच्छा, 10 सिद्धांत। हाँ, ये सिद्धांत किस लिए हैं, इनका क्या उद्देश्य है? देखिए, ऐसा लगता है कि इन 10 सिद्धांतों का निचोड़ या मूल सार यही है कि रचनात्मकता कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है जो कुछ खास लोगों को ही मिलती है। अच्छा, मतलब ये सबके लिए है? हाँ, एक हुनर है, एक प्रक्रिया है जिसे सीखा जा सकता है, अपनाया जा सकता है और रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। तो ये प्रैक्टिकल है? हाँ, स्रोत इशारा करते हैं कि ये सिद्धांत व्यावहारिक कदम उठाने, प्रयोग करने और दूसरों के काम से सीखने को प्रोत्साहित करते हैं। ये शायद उन शंकाओं मतलब डाउट्स और हिचकिचाहटों को दूर करने में मदद करते हैं जो अक्सर हमें कुछ नया शुरू करने से रोकती हैं। मतलब ये सिद्धांत एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे इस कलाकार की तरह चुराने वाली मानसिकता को असल जिंदगी में उतारा जाए। हाँ, लगता तो यही है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक्शन लेने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कि बस शुरू करो, गलतियां करो, दूसरों से सीखो और अपनी आवाज ढूंढो। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। ये सिद्धांत शायद इस डर को कम करते हैं कि अरे मेरा काम ओरिजिनल नहीं है। हाँ, ये डर तो बहुत होता है। वो कहते हैं ना कि शुरुआत में किसी की शैली से सीखना ठीक है, धीरे धीरे आपकी अपनी आवाज विकसित होगी। और ये इस महत्वपूर्ण सवाल को भी उठाता है कि हम दूसरों के ज्ञान और अनुभवों से प्रभावी ढंग से कैसे सीख सकते हैं, ताकि हम सिर्फ नकलची बनकर ना रह जाएं। हाँ, बल्कि आगे बढ़ें। और ये सवाल सिर्फ कला या लेखन तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है जहां हमें कुछ नया सोचना या करना होता है। मौजूदा जानकारी को आधार बनाकर कुछ बेहतर या नया कैसे बनाया जाए, यही असली चुनौती है। तो इसका मतलब क्या है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? खास तौर पर उन लोगों के लिए जो हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं, चाहे वो किसी मीटिंग की तैयारी कर रहे हों, कोई नया हुनर सीख रहे हों या बस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हों, ये विचार उनके लिए कैसे काम आ सकते हैं? ये विचार सीखने की पूरी प्रक्रिया को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। पूरी तरह से? कैसे? देखिए, अक्सर हम जानकारी के बोझ मतलब इन्फो ओवरलोड तले दब जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। किसी नए विषय पर रिसर्च करते हुए लगता है कि अरे इतना कुछ पहले ही कहा जा चुका है, मैं नया क्या कहूंगा। हाँ, और फिर हम रुक जाते हैं। बिल्कुल, ये सोच हमें पंगु बना सकती है। लेकिन क्लियोन का नजरिया कहता है कि इस मौजूदा ज्ञान को बोझ नहीं बल्कि खजाना समझो। खजाना? हाँ, ये शुरुआती बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट है, न कि अंतिम पड़ाव। अच्छा, तो ये एक तरह से इजाजत देता है कि दूसरों के काम को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया जाए। हाँ, कह सकते हैं। जैसे अगर किसी को ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन बनानी है, तो वो ये देख सकता है कि इसी विषय पर पहले अच्छी प्रेजेंटेशंस कैसे बनी है, उनसे आइडिया ले सकता है, स्ट्रक्चर समझ सकता है और फिर उसमें अपनी रिसर्च, अपने आंकड़े और अपना विश्लेषण डालकर उसे बेहतर बना सकता है। बिल्कुल, यही है कलाकार की तरह चुराना का व्यवहारिक रूप। आप दूसरों के काम का सम्मान करते हैं, उसे समझते हैं, हाँ, और फिर
उसे अपनी जरूरत और अपनी समझ के हिसाब से ढालते हैं। इससे वो मौलिकता वाला दबाव कम हो जाता है। हाँ, और सीखने की प्रक्रिया ज्यादा सहज और कम डरावनी बन जाती है। आप पहिया दोबारा इजाद करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि मौजूदा पहिए को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सही है। ये दिखाता है कि ज्ञान सबसे मूल्यवान तब होता है जब उसे सिर्फ जमा नहीं किया जाता, बल्कि समझा जाता है, उस पर सोचा जाता है और फिर उसे लागू किया जाता है। शायद एक नए अनोखे तरीके से। हाँ, बिल्कुल। ये सीखने को एक निष्क्रिय गतिविधि से एक सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया में बदल देता है। ये वाकई बहुत मददगार नजरिया है। ये हमें मौजूदा जानकारी से डरने के बजाय उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हाँ, ये कहता है कि सीखना और रचना करना एक सतत यात्रा है, जिसमें हम हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ लेते हैं और उसमें कुछ अपना जोड़ते हैं। और ये याद रखना जरूरी है कि ये लेना बिना सोचे समझे कॉपी करना नहीं है। नहीं, वो नहीं। इसमें समझ, चयन और रूपांतरण है। आप चुनते हैं कि क्या लेना है, समझते हैं कि वो क्यों महत्वपूर्ण है और फिर उसे अपनी आवाज देते हैं। यही अंतर है प्रेरणा लेने और नकल करने में। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो ऑस्टिन क्लियोन की किताब स्टील लाइक एन आर्टिस्ट के मुख्य विचार, जैसा कि हमारे स्रोतों में दर्शाया गया है, हमें रचनात्मकता के बारे में कुछ बुनियादी बातें सिखाते हैं। सबसे अहम ये कि रचनात्मकता अक्सर हवा में से नहीं आती। ये ज्यादातर पहले से मौजूद विचारों, शैलियों और प्रेरणाओं को अपनाने, उन्हें अपनी समझ से बदलने, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग करने और फिर से कल्पना करने, री इमेजिनिंग करने से जन्म लेती है। और इसमें चुराना शब्द का मतलब है स्मार्ट तरीके से प्रेरणा लेना और उसे अपना बना लेना, ना कि बेईमानी से नकल करना। सही। और ये सिद्धांत सिर्फ कलाकारों या लेखकों के लिए ही नहीं है। ये किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस हो, विज्ञान हो, शिक्षा हो या रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याएं हो, हाँ, कहीं भी सीखने, समझने और नई राहें खोजने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। दूसरों के काम से सीखना, जब तक कि उसे ईमानदारी से स्वीकार किया जाए और उसमें अपनी अनूठी छाप छोड़ी जाए। कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और कुशलता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि आप मौजूदा ज्ञान की कद्र करते हैं और उस पर कुछ नया बनाने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल। ये रचनात्मकता को ज्यादा सुलभ और कम डरावना बनाता है। हाँ, ये हमें प्रयोग करने, गलतियां करने और लगातार सीखते रहने के लिए हौसला देता है। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर हर रचनात्मक विचार, जैसा कि क्लियोन तर्क देते हैं, कहीं न कहीं से प्रेरित या उधार लिया गया है, अगर सब कुछ किसी न किसी रूप में पहले से मौजूद चीजों का रीमिक्स है, तो फिर मौलिकता, ओरिजिनलिटी का असली मतलब क्या है? क्या मौलिकता का मतलब कुछ ऐसा बनाना है जो पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं था? या फिर इसका मतलब मौजूदा चीजों को इतने नए, इतने व्यक्तिगत और इतने अनूठे तरीके से जोड़ना और प्रस्तुत करना है कि वो अपने आप में मौलिक बन जाए। सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।